नंबर 44 में इसकी व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 44। ठीक है, वहां पे क्या मेंशन किया गया है कि समान नागरिक संहिता, जिसको शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं, यूसीसी को राज्य लागू कर सकता है, राज्य लागू कर सकता है, मतलब अनिवार्य नहीं है, चाहे तो लागू कर सकता है, लागू कर सकता है, राज्य लागू कर सकता है। ठीक है, तो भारत में अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग जो लोग हैं इसके तो सबकी राय को एकमत करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार क्या है कि राज्य समान नागरिक संहिता समान कानून लागू करती, समान कानून नहीं लागू करती है, उसको लेकर के। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता जो है बच्चे, समान नागरिक जो संहिता है उसको लेकर के अभी जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, क्यों हम लोग आखिर इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं बच्चे, तो जानकारी ये है कि जनवरी 2025, जनवरी 2025, जनवरी 2025 क्या हुआ भाई, जनवरी 2025 में घटना यह है कि इसे लागू करने वाला, इसे, हाँ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है अभी, हाँ हाँ, अभी क्लास लाइव हुआ है क्या? अरे भाई, अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं बाबू, मैं शुरू से बता देता हूँ, हाँ टेंशन नहीं लो। अच्छा कोई बात नहीं, हम शुरू से आपको बता देते हैं। ठीक है, लिखने का दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार समझा देते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। ये शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, शुरू से बता देता हूँ, चिंतित मत हो। देखो एकदम शुरू से बताते हैं, हाँ शुरू से आ जाते हैं, पहला स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए हम लोग आज के क्लास में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, आज के जो क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कौन सा माह का पढ़ रहे हैं हम लोग? मार्च का। किस महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? मार्च का। मार्च का क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? हम लोग अभी मार्च का थ्योरी पढ़ रहे हैं। मार्च का हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी के बाद जो है हम लोग इसके एमसीक्यूज को देखेंगे। तो मार्च का थ्योरी में क्या क्या रहने वाला है बच्चों? मार्च के थ्योरी में जो रहने वाला है वो आपके सामने है। पहला टॉपिक है, गुजरात में भी लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या लागू होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरी विषय को समझिएगा, हाँ पूरा विषय जो है उसको समझिएगा बच्चे। मार्च का है, मार्च का। अच्छा जनवरी का हम लोग करंट अफेयर्स कल कंप्लीट किए थे क्या इसमें? अरे भाई, अच्छा ओके ओके ऑलराइट, हाँ हाँ, तो जनवरी का चेंज कर दो, चेंज कर दो, जस्ट अ सेकेंड बच्चे, जस्ट अ सेकेंड, इसको चेंज करवा देता हूं मैं। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। आप लोगों का बैच जो है ना, इसमें मार्च नहीं फरवरी चलेगा, फैब होगा। ठीक है, फैब होगा, ऑल राइट, फरवरी होगा आप लोगों का। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बस 1 मिनट देना, पीडीएफ चेंज कर लेते हैं। इसमें होगा शायद डला हुआ, तुरंत तुरंत, बस 1 मिनट में तुरंत हम लोग दूसरे दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारा फाउंडेशन बैच बीपीएससी में थर्ड चल रहा था, ऑल राइट, मैं आपको पीडीएफ कोट कर देता हूँ वहीं पे, तो ले लो। हाँ ये वाली लगेगी। इसको ब्लॉक करो तो एक बच्चा को कितना क्या लिख रहा है इसको देखो तो। बाबू आप लोगों को ना पता नहीं कैसे आप अ, अभी जस्ट आपके पहले का एक बैच आपके पैरेलल चल रहा था, उसमें मार्च मैंने पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि आप लोग भी साथ में चल रहे हो, है ना? चलिए, लग गया क्या देखो तो, बोलो मैं हटा दूं। अच्छा अपलोड हो रहा है, ठीक है तुरंत स्टार्ट।
और उसके बाद जो है ना बाबू ब्लॉक हो जाते हो ना, उसके बाद ब्लॉक हो जाने के बाद फिर बोलते सर ब्लॉक हो गए। सेम टू सेम क्वेश्चंस आए थे आपके क्लास का जनवरी का बाबू। अभी एग्जाम, अभी तो पढ़ तो पहले लो ना, पढ़ के बाद एग्जाम के बाद मिलिएगा आपको, उस समय पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे थे आप लोग। बात समझ में आ रही है ना? अरे भाई ये वाला नहीं है, रुको जस्ट अ सेकेंड। देखिए ये जो कुंभ का आयोजन है, देखिए कुंभ का मतलब क्या है बच्चों, कुंभ का मतलब क्या है, घड़ी। अब कुंभ का मतलब यहाँ पे क्या है, कलश है या फिर घड़ा है। कुंभ का मतलब क्या है, कलश है या फिर घड़ा है। और कुंभ का जो आयोजन होता है भारत में 4 स्थानों पे होता है। कुंभ का आयोजन कितने स्थानों पे होता है भाई, 4 स्थानों पे। 4 ये अलग अलग स्थान है और प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पे आयोजन होता है। ठीक है, उन स्थलों के बारे में अगर हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ पे आयोजन होता है, तो बच्चों इसको ध्यान से सभी लोग लिखोगे, मैं इसको प्रॉपर जूम कर देता हूं। ये 4 स्थल कौन कौन सा है, तो इसको आप यहाँ पे अच्छे से नोट करेंगे, मैं इसको जूम कर दे रहा हूं। 4 स्थल कौन कौन सा है, 4 स्थल कौन कौन से हैं। जैसे पहला स्थल जो है बच्चे यहाँ पे आयोजन का पहला स्थल हो गया हरिद्वार। पहला स्थल कौन सा है, हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे, कहां पे होता है ये, गंगा नदी के तट पर। नदियों का नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दूसरा आयोजन जो है वो है उज्जैन में। उज्जैन में किस नदी के तट पे, सिप्रा नदी के तट पर। उसके बाद तीसरा आयोजन है नासिक में, गोदावरी नदी के तट पे, जिसको दक्षिण का गंगा कहते हैं। और चौथा जो स्थल है बच्चों वो है प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा, जमुना और पौराणिक अदृश्य नदी सरस्वती, और इसीलिए चूंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं त्रिवेणी संगम पे इसका आयोजन होता है। कहाँ पे होता है बच्चों इसका आयोजन, त्रिवेणी संगम में। कहाँ पे आयोजन होता है, त्रिवेणी संगम में। देखिए पूरी विस्तार से अगर हम लोग बातों को यहाँ पे अगर देखें तो बच्चों इस वर्ष जो कुंभ का आयोजन हुआ था वो बेसिकली कुंभ नहीं था बल्कि महाकुंभ था। क्या था ये, महाकुंभ था। और उसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो
इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला कि आयोजन कहाँ हुआ है, और सॉरी कुंभ कितने प्रकार का है। देखिए कुंभ को लेकर के जो बातें हैं वो आप समझना बच्चों। कुंभ जो होता है वो 4 वर्षों के अंतराल में, कुंभ कितने वर्षों के अंतराल पे, 4 वर्षों पर, 4 वर्षों पे जिसका आयोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, कुंभ कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रत्येक 6 वर्ष में जो लगता है बच्चों वो लगता है अर्ध कुंभ लगता है। 6 वर्षों पे क्या लगता है, अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ जो है वो 6 वर्षों पे, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रत्येक 12 वर्ष पे जो है वो पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है 12 वर्षों पे। और उसके बाद जो है महाकुंभ, महाकुंभ का आयोजन के बारे में अगर बात करें हम लोग तो महाकुंभ जो है वो 144 वर्षों पे होता है, 144 वर्षों पे। तो बच्चों अभी जो आयोजन हुआ था वो कौन सा था, अभी जो आयोजन हुआ था ये है महाकुंभ। कौन सा आयोजन था, महाकुंभ। कौन सा आयोजन था ये, महाकुंभ। ये हम इस वर्ष का आयोजन हुआ था। कौन सा आयोजन था ये, महाकुंभ, ठीक है। अब इसमें से और बहुत सारी बातें हैं, जैसे महाकुंभ 2025, इसके आयोजन से जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। महाकुंभ 2025 बच्चों सबसे पहली जानकारी महाकुंभ 2025 कि इसका आयोजन स्थल कौन सा है। तो स्थल ऑब्वियसली अभी जस्ट हमने चर्चा किया है, प्रयागराज संगम पे इसका आयोजन हुआ है, प्रयागराज में। दूसरा है इसका जो थीम था वो क्या है, थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, विरासत और विकास। और या फिर इसका थीम जो है कहीं कहीं लिखा रहता है भव्य दिव्य एवं नव्य, भव्य दिव्य एवं नव्य, ये भी कहीं कहीं देखते हैं लिखा रहता है। तो ये तीनों जानकारी रखोगे। इसका जो अवधि है कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है बच्चों, तो इसका आयोजन जो था ये 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 13 ऑफ फेब, और ये 30 जनवरी से, फरवरी नहीं, 13 जनवरी से जो है आयोजन स्टार्ट हुआ था और ये लगभग 26 फरवरी तक चला था, 26 फरवरी तक चला। जो इसमें जो है लगभग बजट इसका जो था, बजट इसमें जो पैसे खर्च हुए थे लगभग केंद्र और राज्य सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए, 7,500 करोड़, ठीक है। इससे इससे टोटल जो इकोनॉमी वैल्यू जनरेट हुआ, आर्थिक व्यापार जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन हुआ, ट्रेड हुआ है, वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का है। फिकी के रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ था इस बार। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रहेगा। सबसे पहले आयोजन स्थल क्या है बच्चों, आयोजन स्थल प्रयागराज, थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था, तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। बजट क्या था, लगभग 7,500 करोड़। टोटल इकोनॉमी जो जनरेट हुआ कितने का है, 3 लाख करोड़ रुपए का। इसके बाद इसमें जो आयोजन है बच्चों वो ये है कि ये जो आयोजन अभी हुआ है, यह जो आयोजन हुआ था, इस महाकुंभ में लगभग 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, 65 करोड़ लोग शामिल हुए, मतलब स्नान किए ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ का स्नान बड़ा इसकी पवित्रता है। स्नान 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, ऐसी सरकार के पास आंकड़े, ऐसे डेटा है जो देखने को मिलता है। कितने लोगों ने इसमें स्नान किया भाई, 65 करोड़ लोगों ने जो है इस आयोजन में स्नान किया था। बच्चों इसमें और कई सारी बातें हैं, जैसे ये जो आयोजन हो रहा था तो इसको यूपी सरकार द्वारा
मेला क्षेत्र को, जहां पे मेला आयोजित था, मेला क्षेत्र को 76वां जनपद घोषित किया गया था, 76वां जिला घोषित किया गया था, 76वां जिला घोषित किया गया था। ठीक है, तो यूपी में अस्थायी रूप से, हालांकि वो जिला तो अस्थायी था ना, टेम्पररी था, आयोजन खत्म तो फिर वो जिला खत्म, तो इसको 76वां जिला जो है वो घोषित किया गया था। आप में से बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो इस आयोजन में गए होंगे, है ना। और बिल्कुल, एक बच्चा देखो कितना लिख रहा है, सर 65 करोड़ लोग पापी थे। बाबू ये सब कितनी गंदी बात है, इसको डिलीट कर दो। कितनी बुरी बातें लिख रहे हो, एक बात बताओ, धार्मिक मान्यताओं में ऐसा थोड़ी होता है कि पापी लोग, ऐसे नहीं, लोगों की आस्था है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर वहां स्नान करते हैं तो जो है हमें पुण्य मिलता है। बात समझ में आ रही है ना। तो हर धर्म की अपनी मान्यता होती है, उसके अनुसार जो है लोग वहां पे जाते हैं। चलिए, तो इतने सारे लोगों ने वहां पे स्नान किया था। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट चर्चा जो है इसी से रिलेटेड है। देखो, चूंकि ये आयोजन बहुत विशाल था, बहुत बड़ा है, तो उसको लेकर के बच्चे नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने जानकारी है कि अगली जो जानकारी देखिए, कभी भी आप लोग ना एक सजग, एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो, हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनी भाषा में, अपने व्यक्तित्व में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हर एक धर्म के लोगों के लिए, हर एक आस्था के लोगों के लिए हमें अच्छी बातें है, अच्छे विचार रखने चाहिए, है ना। इस चीज को यहाँ पे समझना है। थीम समझाइए बाबू, थीम इसका जो है ना, थीम, इस आयोजन का थीम था स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये थीम है, शब्द से ही लग रहा है, भारत का गौरवशाली जो इतिहास है उसको यहाँ पे दिखाया गया था। बिल्कुल, तो ये सारी बातें आप लोगों का क्लियर रहेगा। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट जानकारी पे, देखिए मेला चूंकि विशाल था, मेला क्या था, बहुत विशाल था भाई। अब इतना बड़ा मेला जो है जिसमें कई करोड़ लोग शामिल हुए हैं, तो इसको संभालना अपने आप में बहुत मुश्किल वाली बात है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मेला क्षेत्र को पूरे सही से संचालन हो सके, उसके लिए वहां पे बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए गए थे, और उसी ऑपरेशंस में से कुछ ऑपरेशन का नाम जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक कॉपी होता है इसमें क्या, हाँ कॉपी तो होता है शायद, हाँ हो गया, चलो वेरी गुड, तो हो गया कॉपी। तो इसमें जो है आज पहली बार हमने किया यार, ये अच्छा चीज है बेसिकली। तो इसमें जो है मेला क्षेत्र के बारे में देखिए विस्तार से बात करते हैं। इसमें ना 12 ऑपरेशंस चलाए गए थे, इसमें जो है 12 ऑपरेशंस चलाए गए थे मेला के सफल संचालन के लिए। तो ये 12 ऑपरेशन कौन कौन सा था, आपसे कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान से इसको नोट कर लोगे। देखिए मेला का सही संचालन हो सके उसके लिए कितने ऑपरेशंस चलाए गए थे, तो 12 ऑपरेशंस चलाए गए थे। कितना ऑपरेशन चलाया गया था, 12। ठीक है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आप लोग जो है अपना नोट कर लेना क्लास के बाद। ठीक है, देखिए 12 ऑपरेशन, स्पेशल सुरक्षा ऑपरेशन चलाया गया था। 12 प्रकार के सुरक्षा ऑपरेशन चलाए गए थे। ये सुरक्षा ऑपरेशन क्या क्या है बाबू, हो सकता है अभी आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, ये मैं आपको पीडीएफ में डलवा दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ में डलवा दूंगा, तो आप लोग नोट कर लेना, हाँ एक बार सुन लेना केवल। जैसे पहला है ऑपरेशन स्वीप। ऑपरेशन स्वीप किसके लिए था, संदिग्ध व्यक्ति या वस्तुओं की चेकिंग करने के लिए, उसकी पहचान के लिए। दूसरा है ऑपरेशन पहचान, मेला क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की सत्यापन के लिए। ऑपरेशन इंटरसेप्ट, रैंडम और सरप्राइज चेकिंग के लिए, कहीं भी जहां पे चेकिंग कर लो। ऑपरेशन सील, ऑपरेशन सील किसके लिए है, जिले की सीमा को सील किया जाना, कोई अपराध अगर हो गया पूरा जिला को सील कर दो। ऑपरेशन एमबी, ऑपरेशन एमबी, एमबी का मतलब क्या होता है, मोटर व्हीकल्स, एमबी मतलब मोटर व्हीकल्स, तो प्रमुख चौराहों पर यातायात नियमों की चेकिंग। उसके बाद है ऑपरेशन चक्रव्यूह, चक्रव्यूह रास्तों में होता है ना, तो प्रवेश निकास के समस्त मार्गों पर चेकिंग करना। ऑपरेशन कवच, मुख्य चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करना। ऑपरेशन बॉक्स, पार्किंग स्थलों पर चेकिंग। ऑपरेशन महावीर जी, प्रमुख स्थलों पर पांटून पुल, पांटून पुल आप देखते होंगे कि अस्थायी रूप से जो पुल बनता है, ध्यान आ रहा है आपको, ऐसे करके नहीं रहता है एक, हाँ इस तरह से कर करके जो पांटून पुल बनता है, तो ये जो पांटून इसके ऊपर से ऐसे करके पार होते हैं लोग, इस पे रास्ता बना दिया जाता है। तो पांटून पुल जो है उसके दोनों सिरों की जांच करना, ये दोनों सिरे, एक ये वाला भाग, ये वाला कहीं कुछ लीकेज उकेज तो नहीं है ना, कि तो आपदा हो जाएगा फिर, तो उसकी जांच के लिए।
उसके बाद है ऑपरेशन विराट। ऑपरेशन विराट किसके लिए? प्रमुख पंडालों और शिविर की चेकिंग करने के लिए। ऑपरेशन संगम स्नान घाटों और सर्कुलेटिंग एरिया की चेकिंग के लिए। ऑपरेशन बाजार बाजारों और प्रदर्शनी दुकानों की चेकिंग के लिए। तो बच्चों टोटल 12 ऑपरेशन चलाया गया है। कितने ऑपरेशन चलाया गया है? 12 ऑपरेशन चलाया गया था। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं गौरव की बात है कि भारत में इतना बड़ा आयोजन जो है वो सफल हो गया। क्योंकि देखिए 65 हमारे घर में 8-10 लोग बाहर के अगर आ जाते हैं तो हम लोगों को इतना मुश्किल हो जाता है चीजें संभालने में, लेकिन इतने बड़ी आयोजन जो है वो सफल हुआ और ये भारत के लिए बड़ी अच्छी जो है एक मैसेज है दुनिया भर के देशों के लिए। तो यहां तक चीजें क्लियर रहेगा बालकों। उसके बाद जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या रहने वाला है? देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का यहां रहने वाला है बच्चे, नेक्स्ट जो हमारी चर्चा रहने वाली है वो है, नेक्स्ट जो हमारी चर्चा रहने वाली है वह चर्चा रहने वाली है हमारा, वह जो चर्चा रहने वाला है वो है अगला जो टॉपिक। इसमें तो और कुछ नहीं बचा हुआ है, हाँ इसमें इतना ही है फिलहाल, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है समय उपयोग सर्वेक्षण, टाइम यूटिलाइजेशन सर्वे। बच्चों अभी इसका एक रिपोर्ट आया है, बड़ा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इस पे भी थोड़ी चर्चा हम लोगों को करना होगा, ठीक है। क्या क्या है इस रिपोर्ट के बारे में जरा हम लोग देखते हैं। क्या है टाइम यूटिलाइजेशन सर्वे के बारे में? तो टाइम यूटिलाइजेशन सर्वे के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं कि लोग कैसे अपने समय का उपयोग करते हैं, कहां पे समय लगाते हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को हम लोग यहां पे देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो जानकारी होगा कि टाइम यूटिलाइजेशन सर्वे, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो पहली जानकारी होगा कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी है। नव्यन मंत्रालय द्वारा जारी, मंत्रालय शॉर्ट में इसको मॉस्पी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जारी, ठीक है। उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई हैं? तो बच्चों इस रिपोर्ट में जो बातें की गई है, इस रिपोर्ट में जो बातें की गई है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो बातें की गई है उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे आंकड़े हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है यहां पे देखोगे ये सारी चीजें कि इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट। हमको हिंदी में तो बार बार लिखना ही पड़ेगा ना, 4-5 बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूं बेसिकली, क्योंकि ताकि हमको बार बार आपको इसमें लिखना ना पड़े। चलिए तो अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे। बच्चों इंग्लिश में है तो घबराना नहीं है, मतलब समझने लायक इंग्लिश ही है, इसमें कोई खास नहीं। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन। क्या लिखा हुआ है? कि रोजगार भागीदारी में वृद्धि। पहली जानकारी, रोजगार भागीदारी में वृद्धि, रोजगार भागीदारी में वृद्धि। क्या वृद्धि हुआ है भाई? तो महिला और पुरुषों का अलग अलग आंकड़ा है। महिलाओं का, फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है इन एम्प्लॉयमेंट और पुरुषों का जो पार्टिसिपेशन है, दोनों को आंकड़े को हम लोग यहां पे देखेंगे। देखिए पुरुषों का जो आंकड़ा है, पुरुषों का जो पार्टिसिपेशन रेट था ये इंक्रीज हो गया है अभी, और इंक्रीज होकर के हो गया था 70.9 से लेके 25% तक, ठीक है। पुरुषों का कितना है? ये है 70.9, पहले कितना था? 70.9% एंड नाउ इट्स इंक्रीज बाय 75%, ये 75% हो गया है। अभी ये वाला है, हाँ अभी वाला ये है। उसी तरह से महिलाओं का था पहले 21%, पहले महिलाओं का कितना था बच्चों? तो महिलाओं का जो था वो था 21.8%, और अब जो है ये बढ़ करके हो गया है, इंक्रीज होकर हो गया है 25%, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं का और पुरुषों का, महिलाओं का और पुरुषों का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है या घटा है।
तो पहली जानकारी हम लोग क्या रखेंगे कि महिलाओं का और पुरुषों का जो पार्टिसिपेशन रेट जो है ये जो है अभी हम लोगों का यहाँ पे बढ़ा है, दोनों का पार्टिसिपेशन रेट क्या बच्चे बढ़ा है। ठीक है, तो पहला हम लोगों को यहाँ पे जानकारी हो गया। ये जो आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े हैं 2019 से लेकर के 2019 का डेटा एक तरफ है और ये दूसरा तरफ है 2024 का डेटा। ठीक है, तो दोनों ध्यान देना, मतलब ये कंपैरिजन किया गया है। उसका नेक्स्ट फिर हम लोगों के सामने है चेंज इन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज। बच्चों नेक्स्ट हम लोग यहां देख रहे हैं कि अवैतनिक घरेलू कार्यों में परिवर्तन। अवैतनिक घरेलू कार्यों में बदलाव। क्या परिवर्तन आया है वो सुनो। परिवर्तन क्या है बच्चे वो सुनना। पहले एक महिला औसतन जो है, पहले एक महिला जो है ज्यादा समय लगाती थी अवैतनिक कार्यों पे, मतलब जिस कार्य के बदले उसको पेमेंट नहीं मिलता था उस पर ज्यादा समय लगाती थी, और अब जो है समय जो है महिलाओं को कम लगाना पड़ रहा है। तो एक आंकड़ा यहां पे ये बताता है कि महिलाओं का जो अवैतनिक कार्य जो है, ठीक है, तो अवैतनिक कार्य जो है, अवैतनिक कार्यों में ध्यान से देखेंगे, डेटा है तो बहुत सारा डेटा मिलाना पड़ता है बाबू, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो अवैतनिक कार्य जो था ये महिलाओं का जो है बच्चे पहले था 315 मिनट। ठीक है, 2019 में कितना मिनट था, 2019 में था महिलाओं का अवैतनिक कार्य, मतलब एक महिला जो है बिना पेमेंट का कितना देर काम करती थी, तो ये था 315 मिनट। 315 मिनट, 315 मिनट इन अ डे, एक दिन में। और अब 2024 में जो है ये आंकड़ा, 2024 में यह आंकड़ा जो है वो हो गया है 305 मिनट इन अ डे। थोड़ा सा भी सुधार हुआ बट हुआ है एक दिन में। ठीक है, अब क्या है ये आंकड़ा वो सुनिएगा। आंकड़ा क्या है बच्चों, महिलाएं जो है हमारे घर की, आपके घर की जो महिलाएं हैं वो घरेलू कार्य करती हैं। घरेलू कार्य क्या है, दाल चावल चीनी आटा, खाना खिलाओ, कपड़ा पहनाओ, ऑफिस भेजो, कपड़ा खोजो, लनपन। तो जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनको कार्य के बदले कोई भुगतान नहीं मिलता, कोई पेमेंट नहीं मिलता। तो महिलाओं को पहले एक महिला एक दिन में 315 मिनट खर्च करती थी ऐसे कार्यों में जिसमें भुगतान नहीं दिया जाता था, जिसमें पेमेंट नहीं मिलता था। और अब उसको सुधर गया है, और उसमें सुधार होकर के कितना हो गया है, तो अब उसमें सुधार होकर हो गया है 305 मिनट। यानी कि अब महिलाएं जो है अवैतनिक कार्य, बिना पेमेंट वाला काम जो है कम कर रही हैं। तो एक डेटा हम लोगों के सामने है। और देखो ये महिलाओं के लिए हमेशा मैं कहता हूं कि बाबू आप लोग जो है ना, कितना भी घर में काम कीजिएगा आपको कोई भुगतान नहीं मिलने वाला है। लास्ट में लोग यही पूछेंगे दिन भर घर में करते हो क्या। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, अच्छा महिलाओं को अगर बोल दीजिएगा ना दिन भर बेचारी काम करती हैं, अरे तुम दिन भर बैठे बैठे घर में करते हो क्या, भाई वो और भड़क जाती है। सच में घर में बहुत काम होता है। अगर कभी ना ऐसा हो तो आप फुर्सत से देखिएगा अपने घर में बैठ करके बस ये ऑब्जर्व करिएगा आपके घर की महिलाएं कितनी काम कर रही हैं। बहुत काम होता है, मतलब आप, अच्छा इसलिए लड़कियों को कहते हैं भाई कुछ भी करो, बाहर जाके जॉब करो। बाहर जॉब करोगे तो तुम्हें कम से कम पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और ये पूछने वाला भी हो नहीं रहेगा क्या करते हो दिन भर बैठ के। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने आंकड़ा बच्चों वो है केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। नेक्स्ट कौन सा आंकड़ा है, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट कौन सा आंकड़ा है, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इसको बोलते हैं देखभाल की जिम्मेवारी। देखभाल की जिम्मेवारी। देखिए इसमें अब जो है पोल पट्टी खुलेगा लड़कों का, देखभाल की जिम्मेवारी। अब इसमें पोल पट्टी खुलेगा लड़कों का। ठीक है, देखिए लड़कों का क्या पोल पट्टी वो सुनना। लड़कों का पोल पट्टी है इसमें कि लड़के जो हैं लड़कियों की तुलना में बहुत कम समय जो है वो लगाते हैं केयर पे, बहुत कम समय जो है वो केयर पे देते हैं। तो उसको लेकर के जो है आपके सामने आंकड़े हैं। बिल्कुल, लड़के जो हैं वो
अभी जो है कम समय देते हैं ना। देखिए अब इसमें क्या है वो देखना। तो लड़कों का जो इसमें है केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बच्चे यहाँ पे क्या है कि पहला डेटा, पहला है महिलाओं के लिए 41 पॉइंट, महिलाओं का जो आंकड़ा है 41% महिलाएं, 41% महिलाएं, 41% महिलाएं, महिलाएं जो है 41% महिलाएं जो केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर 140 मिनट खर्च करती हैं। महिलाएं 140 मिनट, 140 मिनट एक दिन में खर्च करती हैं। ठीक है, 41% ऐसी महिलाएं हैं जो देखभाल की जिम्मेवारी उठाती हैं। किसका देखभाल भाई? परिवार का, फैमिली का। ये लिख लेना ब्रैकेट में, हाउस होल्ड, फैमिली का। और दूसरा आंकड़ा है पुरुषों के लिए। पुरुषों में मात्र 21.4% पुरुष ऐसे हैं, 21.4% पुरुष ऐसे हैं जो 74 मिनट केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देता है, परिवार का केयर पे लगाता है इन अ डे, एक दिन में। तो बच्चों ये डेटा बड़ा ही चौंकाने वाला है। मतलब भारत में अगर 100 महिलाएं हैं, 100 महिलाएं, तो 100 में से मात्र 41% महिलाएं हैं जो फैमिली केयर करती हैं, फैमिली का केयर कर रही हैं। और एक दिन में कितना समय खर्च कर रही हैं उसके ऊपर? औसतन 140 मिनट खर्च कर रही हैं। और पुरुष कितना खर्च कर रहा है बच्चों? तो यहाँ पे 41.4% पुरुष ऐसा है, मेल ऐसे हैं जिन्होंने मात्र 74 मिनट खर्च करता है केयर के ऊपर, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि केयर लेने से जो है वो केयर करने से जो है वो लोग बच रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला आंकड़ा यहाँ पे सामने है। अब अब इसमें से देखो, अब लड़कियां जो है विशेष रूप से, आज ये वाला आंकड़ा आप ही लोग के लिए है। तो अब अपना तय कर लीजिए कि महिलाएं कितना परसेंट और पुरुष कितना परसेंट। अच्छा, एक बच्चा लिख रहे हैं सर मेल्स का इफिशियंसी ज्यादा होता है इसलिए आधे टाइम में कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं से ज्यादा केयर कोई नहीं कर सकता है। हाँ, महिलाओं से ज्यादा केयर कोई करेगा? अरे अपनी माँ को देख लो भाई, तुम कहीं रहो, तुम्हारा भूख है कि नहीं है, तबीयत ठीक है ना, घर से बैठे बैठे पता कर लेगी। हमारी माँ भी तो महिला है। और प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष जो है उससे अच्छा कौन ही है कि तो मेरे बाबू ने थाना थाया। हालांकि अब तो आप लोगों का जेनजी है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होगे। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है बाबू। अगला जो हम लोगों का इसमें है वो है कि केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस चीज को, लर्निंग एक्टिविटी को लेकर के। और इसमें लिखोगे कि सीखने की गतिविधि, सीखने की गतिविधि। तो बच्चों सीखने की जो गतिविधियां हैं, लर्निंग एक्टिविटीज, कौन से एज ग्रुप के लिए है? 6 से 14 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग। बच्चों भारत में कितने प्रतिशत बच्चे हैं इस उम्र के जो सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, और उसमें कितना समय खर्च करते हैं? तो भारत में इस एज के 89.3% प्रतिशत बच्चे 413 मिनट जो है लर्निंग एक्टिविटी में खर्च करते हैं। 413 मिनट लर्निंग एक्टिविटी में खर्च करते हैं। लर्निंग एक्टिविटीज में सब कुछ आता है, पढ़ाई लिखाई, जिससे वो सीखते हैं, नई नई चीजें जिससे सीखते हैं। तो कितना मिनट वो खर्च करते हैं बच्चों? 413 मिनट। ठीक है, लर्निंग एक्टिविटीज में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ केयर। वो क्या है? सेल्फ केयर, स्वयं का देखभाल, सेल्फ केयर, स्वयं का देखभाल। तो स्वयं का जो देखभाल होगा, इसमें किस एज ग्रुप को हम लोग देखेंगे? तो स्वयं का जो देखभाल है, सेल्फ केयर, स्वयं का देखभाल। तो बच्चों सेल्फ केयर जो है
जो स्वयं का देखभाल है, इसमें जो है हम लोग अगर बात करें तो सेल्फ केयर जो है इसमें 6 वर्ष से अधिक सभी उम्र, 6+ वर्ष के सभी, इसमें सब आ जाएगा, 6 साल से अधिक सभी लोग, तो उनके लिए क्या आंकड़े हैं? तो सेल्फ केयर में जो समय खर्च होता है वो समय है, इस समय जो है सेल्फ केयर पे वो है 708 मिनट। सेल्फ केयर पे कितना समय है? 708 मिनट प्रतिदिन, एक दिन में। और ये 708 मिनट है बच्चों, ये 708 मिनट बेसिकली इसमें लोगों का नींद भी शामिल है, लोगों का नींद भी शामिल है, वो जो सोते हैं वो भी सेल्फ केयर के अंतर्गत आता है। तो स्वयं के देखभाल पे कितना समय लगाता है लोग? स्वयं के देखभाल पे लोग लगाते हैं, बिल्कुल स्वयं के देखभाल पे लोग कितना लगाते हैं? तो स्वयं के देखभाल पे लोग लगाते हैं 708 मिनट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है ना? अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि आंकड़ा जो है कैसे लिया गया होगा। देखो सबसे पहले तो ये आंकड़ा जो है बच्चे एक सैंपल सर्वे से होता है। ये आंकड़ा कहां से लिया गया? सैंपल सर्वे होता है, मतलब ये कोई 1 to 1 आंकड़ा नहीं है। तो इट्स पॉसिबल कि थोड़ा सा आंकड़ा जो है वेरी कर सकता है ना, तो इसको लेकर के कोई तबाही वाली चीज नहीं है कि हाँ भैया हमने बोल दिया तो ये आंकड़ा है, थोड़ा सा वो वेरी कर सकता है, इसमें आपको घबराने और चिंतित होने की कोई बात नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो यहां तक जब चीजें क्लियर है बच्चे, तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें लोग और क्या क्या करते हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट पे। तो इंटरटेनमेंट का क्या हिसाब किताब है भाई? मनोरंजन का क्या हिसाब किताब है? लोग मनोरंजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मनोरंजन के बारे में जानकारी होगी, मनोरंजन का, कि 11% समय, 11% समय जो होता है मनोरंजन, 11% समय, 11% समय मनोरंजन इत्यादि पर खर्च होता है, इत्यादि पर खर्च होता है। मनोरंजन में क्या क्या भाई? सब कुछ है, जैसे खेलकूद, खेलकूद हो गया, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, गाना बजाना, नाचना, ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, तो ये सब कुछ है इसमें। 11% समय लोग मनोरंजन पे खर्च करता है। रील देखते हैं 11% लोग, लोग नहीं है, समय है 11% समय। रील्स तो ज्यादा हो जाएगा आजकल, रील्स मतलब बहुत देखा जा रहा है मुझे जहां तक लगता है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को टॉपिक जो देखना है वो है, अगला जो टॉपिक हम लोगों का इसमें रहने वाला है वो है 2024 में इंटरनेट शटडाउन। देखिए इंटरनेट शटडाउन जो होता है ना बच्चे, इंटरनेट शटडाउन मतलब इंटरनेट सेवा को बंद कर देना, इंटरनेट सेवा की बंदी, इसी को कहते हैं इंटरनेट शटडाउन। बच्चों इंटरनेट शटडाउन जो है इसको लेकर के हम लोग अगर देखें कि क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आंकड़े कहते हैं, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली एक एजेंसी है एक्सेस नाउ ने रिपोर्ट तैयार किया है। तो लिख लोगे कि एक्सेस नाउ द्वारा, एक्सेस नाउ द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। एक्सेस नाउ द्वारा, कंपनी का नाम है या जिसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है वो सुनना। महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में 54 देशों में, 54 देशों में कुल 296 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है, इंटरनेट शटडाउन हुआ है, इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, शटडाउन हुआ है। जो कितनी बार हुआ है 2024 में पूरे दुनिया भर में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है? 296। कितने देशों में? 54 देशों में। इसमें से रैंक अगर देखोगे तो पहला नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे जो बच्चों वो है म्यांमार। म्यांमार जो है वहां पे टोटल
85 टाइम्स, 85 टाइम्स, 85 बार हुआ है। और क्यों है, तो म्यांमार में आप सबको ध्यान होगा कि बच्चों म्यांमार जो है ना, म्यांमार वहां पे जुंटा का शासन है, सैन्य शासन है, वहां पे लोकतंत्र नहीं है। तो जुंटा का शासन है जिसका बड़ी संख्या में लोग विरोध करते हैं, तो सेना उसको दबाने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर देती है। दूसरा जो अगर रैंक देखोगे तो दूसरे नंबर पे आता है भारत, इंटरनेट शटडाउन रैंकिंग में दूसरा नंबर में भारत, 84 टाइम्स। भारत में 84 बार इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। और भारत में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो बच्चों सबसे ज्यादा जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है सबसे ज्यादा वो है मणिपुर में। मणिपुर में आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे कुकी और मैतई जो समुदाय है उनके बीच में जंग चल रहा था, कुकी और मैतई के बीच के जो संघर्ष है, इस कारण से इंटरनेट सेवा को बहुत लंबे समय तक बंद रखना पड़ा। दूसरा जो राज्य है वो है हरियाणा, किसान आंदोलन की वजह से, किसान आंदोलन चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, किसान आंदोलन की वजह से। उसके बाद तीसरा नंबर पे जो है बच्चे वो है तीसरा नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में तीसरे नंबर पे आता है भारत के अंदर। तो ये तीनों हमें ध्यान रखना होगा। पूरे भारत में टोटल 84 टाइम्स, 84 बार। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर बाबू तीसरा नंबर पे, हाँ जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा कम हुआ कंपैरेटिवली, जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा कम हुआ। अरे कश्मीर तीसरा नंबर पे भाई, पिछले वर्षों में जो है वो जम्मू कश्मीर पहला नंबर पे था। अभी मणिपुर हरियाणा जम्मू कश्मीर टॉप 3 में है। तो यहां तक चीजें क्लियर रहेगा। कोई समस्या चिंता फिक्र हो तो एक दबाएं, नहीं एक वैक नहीं दबाओगे यार यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे देखो, हम लोगों के सामने नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन होगा, 2 मिनट में पढ़ा लेते हैं बच्चों। यूक्रेन शांति प्रस्ताव, देखिए आपको ध्यान होगा कि यूक्रेन और रूस संघर्ष के 3 वर्ष, कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, संघर्ष की तीसरी वर्षगांठ, तीसरी वर्षगांठ, जो जंग हो रहा है दोनों देशों के बीच उसका तीसरा वर्षगांठ है। तो इस तीसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बच्चों एक तीसरा वर्षगांठ जो मनाया गया है, इस तीसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूक्रेन शांति प्रस्ताव लाया गया, जो है प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तुत। ये शांति प्रस्ताव किसने लाया, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको शॉर्ट में उनगा कहते हैं, उनगा द्वारा प्रस्तुत हुआ है। ये प्रस्ताव लाया गया है उनगा द्वारा, ठीक है। अब जब कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो बच्चों प्रस्ताव पे मतदान होता है। जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो ये जो शांति प्रस्ताव था, इस शांति प्रस्ताव पे क्या हुआ, मतदान हुआ। तो मतदान जो हुआ, तो मतदान जब हुआ तो मतदान के पक्ष विपक्ष में कितने वोट पड़े वो जानना आवश्यक है। तो मतदान के पक्ष में, ठीक है, कितने वोट पड़े भाई, मतदान के पक्ष में वोट पड़े हैं 93 देशों ने, 93 देश इसमें शामिल हुए। पक्ष में किसने वोट किया है कि भाई शांति होना चाहिए, तो इसमें वोट किया है यूरोप के देशों ने, यूरोप तथा G7, मोस्टली G7, ठीक है, देश, इन्होंने पक्ष में वोट किया। दूसरा है विपक्ष में, मतलब शांति नहीं होना चाहिए, यही ना हो गया विपक्ष में। तो बच्चों विपक्ष में वोट करने वाले देशों का संख्या 18 है, 18 देश जो है वो विपक्ष में वोट किए इस प्रस्ताव के। अब विपक्ष में कौन है भाई, विपक्ष में बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे एक तो इजराइल तो रहेगा ही, रूस इजराइल तो रहेगा ही ना, जैसे रूस है, जैसे इजराइल है, जैसे हंगरी है। एंड पहली बार आप ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं, पहली बार अमेरिका जो है ना, हर बार जो है वो पक्ष में वोट करता था, पहली बार विपक्ष में वोट किया है। अमेरिका पहली बार किधर वोट किया है, तो शांति प्रस्ताव के विपक्ष में। पहली बार जो है
वो विपक्ष में वोट किया है, ठीक है, पहली बार जो है वो विपक्ष में वोट किया है। कहां पे देश के जगह दास लिख दिया भाई, तुम समझ तो रहे हो ना, अगर मान लो लिखा भी गया तो तुम सही से पढ़ तो रहे हो। चलिए, तो मतदान जब हुआ शांति प्रस्ताव पे तो कितने देशों ने पक्ष में वोट किया है, पूछा जाता है परीक्षा में, 93। यूरोप के देश हैं और खास करके G7 देश। विपक्ष में कितने देशों ने वोट किया है भाई, 18 देशों ने। रूस इसी में है, इजराइल, हंगरी, पहली बार अमेरिका। बच्चों जहां अमेरिका लिख रहे हैं वहां पे ना अच्छे से मार्क कर लेना, अमेरिका कभी भी शांति प्रस्ताव के विपक्ष में वोट नहीं किया था, पहली बार जो है वो किया। क्यों वोट किया है, क्यों वोट किया अमेरिका ने भाई, आपको ध्यान होगा ट्रंप आ गए थे तब तक, फरवरी का न्यूज है ये, तो ट्रंप का स्टार्टिंग में झुकाव रशिया की तरफ था, समझ रहे हो ना, बिल्कुल इसको समझेंगे। तो यहां तक चीजें क्लियर है ना। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो हम लोग यहां देखेंगे, अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है इसमें मतदान से अनुपस्थित, मतदान से अनुपस्थित जो लोग वोट नहीं किए हैं यानी कि बाइकआउट कर दिए हैं, तो मतदान से अनुपस्थित रहने वाले देशों का अगर नंबर की बात करेंगे तो यह है 65 देश, 65 देश जो है उन्होंने वोट ही नहीं किया इस पे। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें जो देश शामिल है बच्चे वो है जैसे भारत हो गया, जैसे चीन हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, जैसे बांग्लादेश हो गया, ये सब ने वोट ही नहीं किया है। क्यों, क्योंकि ये सब गुट निरपेक्षता का पक्ष रखते हैं कि भाई तुम लोग की लड़ाई है, तुम लोग समझो। इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इंडिया ने किधर वोट किया है, पक्ष में विपक्ष में मतदान से अनुपस्थित रहा, तो बच्चों भारत मतदान से अनुपस्थित था। बस इतनी बातें जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। G7 का मतलब क्या होता है बाबू, आप लोगों का G7 का मतलब जो है वो आप लोगों का G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, ये सब पढ़िएगा आगे, दुनिया के सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी जो है उन लोगों का समूह है ये। चलिए, तो अभी इस क्लास को यही रहने देते हैं, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा हम ले लिए हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। क्या कहते हो बालकों, तो आज के इस क्लास को यही रहने दो, थैंक यू बोल दिया जाए आपको, और आप मुस्कुराते हुए बाय बाय बोलोगे हमें, है ना। जबकि आप लोग पढ़ाई करते हो ना तो हैप्पी अवश्य रहना है, खुश खुश रहना है। हमेशा कहता हूं कि आप जो है जो भी कार्य करिए उसमें हमेशा खुश रहना है। तो अभी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बालकों का। आगे हम लोग कल की क्लास में इसके आगे की चर्चा को देखने वाले हैं, ठीक है। खूब ख्याल रखो, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।